चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Using matrix algebra. देखिए एक किसी पर्टिकुलर स्कूल का एक बुक शॉप है, उसमें 10 डजन जो है वो केमिस्ट्री की बुक्स है। एक डजन में 12 होते हैं, आपको मालूम है 12। 8 डजन जो है वो फिजिक्स की बुक्स है, 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर रुपीज 80, रुपीज 60 एंड रुपीज 40 ईच। और हर एक बुक की जो सेलिंग प्राइस है जिसमें उसको बेचना है वो है 80, 60 और 40 रुपीज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। अगर वो बुक शॉप सारी बुक्स को सेल कर देता है या बेच देता है तो उसको टोटल कितना अमाउंट वो रिसीव करे, वो अमाउंट कैलकुलेट करना है यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। और वो अमाउंट आपको मैट्रिक्स एल्जेब्रा मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आपको कैलकुलेट करना, कोई और मेथड से आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो टोटल बुक्स है उसको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं रो वाइज, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है, 3 टाइप की बुक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और इकोनॉमिक्स है। उनकी जो सेलिंग प्राइसेस है ईच बुक की, उसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, मतलब जिसमें एक कॉलम रहेगा, एक रो वाइज मैट्रिक्स और एक कॉलम वाइज। एक बुक की कॉस्ट दी हुई है आपको 80 रुपीज, तो 10 डजन में कितने होंगे, 120 बुक्स होगी केमिस्ट्री की, तो 120 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80 का मल्टीप्लाई 120 में कर देंगे। ऐसे ही आपका केमिस्ट्री वाली जितनी बुक है उसमें एक बुक की प्राइस 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 डजन वाली जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें एक बुक की कॉस्ट 40 रुपीज है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको जब आप ऐड करेंगे तो वो टोटल अमाउंट आ जाएगा कि उस बुक शॉप को कितना अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, चलो देखिए पहले लिखता हूँ, इसको थोड़ा लिखने वाला है। केमिस्ट्री बुक्स लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा इसको। केमिस्ट्री बुक्स 8 डजन, फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास में, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। डेट एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, ए रो वाइज मैट्रिक्स बनाएंगे। सॉरी, केमिस्ट्री की बुक्स है 10 डजन, ये पहले केमिस्ट्री की बुक्स, फिर फिजिक्स की है 8 डजन, और फिर इकोनॉमिक्स की है 10 डजन। देखिए ये एक रो मैट्रिक्स बना दिया जिसके अंदर एक रो है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10 डजन में कितनी बुक्स हो जाएगी, एक दर्जन के लिए 12 होते हैं, तो दर्जन में 12 रहेंगे तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर लो, ये 120 बुक्स हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री की। 8 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा 96, 96 आपकी फिजिक्स की बुक है, और 10 डजन 120 आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है। देखिए एक मैट्रिक्स बन गया 1/3 का, एक रो है इसके अंदर और 3 कॉलम्स है। ठीक है, ये रो वाइज हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब they are selling prices rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. ये अब रेट वाले मैट्रिक्स को आर ले लेता हूं मैं, रेट आर मैट्रिक्स सपोज कर लिया, इसको कॉलम वाइज लेंगे अपन, पहले वाले को रो वाइज ले ली तो दूसरे को कॉलम। एक बुक की कॉस्ट, केमिस्ट्री की एक बुक की कॉस्ट 80 रुपीज़ है, फिजिक्स की एक बुक की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, और इकोनॉमिक्स की एक बुक की कॉस्ट 40 रुपीज़ है। ये मैट्रिक्स मिल गया आपको
3x1 का, देखो 3 रोज है इसके अंदर, 1 2 3 और एक कॉलम, इसको हमने रो वाइज लिया, इसको कॉलम वाइज लिया। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप आ जाएगा। तो डायरेक्ट ए इंटू आर कर देते हैं। Therefore total amount received by the bookshop is equal to A into R। ए आर कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। ए में अपनी बुक्स लिखी हुई है और आर में उसका रेट लिखा हुआ है, प्राइस लिखी हुई है। ए मैट्रिक्स है 120, 96 और 120 इंटू ए में आर मैट्रिक्स है 80, 60 और 40। देखना सही लिखना है। इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो अब अपने को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/1 का मिलेगा, इसकी रो और इसके कॉलम के बराबर। विच इज इक्वल टू एक 1/1 इतने में आ जाएगा, एक रो रहेगी एक कॉलम इतने में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई अपन कैसे करते हैं, रो के एलिमेंट से कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो 120 इंटू 80 अभी कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। देखो 1/1 का मिल गया, एक ही रो एक ही कॉलम मिलेगा। इसको सॉल्व कर दो। 12 8 जा 96 होता है तो ये 96 और डबल जीरो लगा दो, प्लस 96 में 60 का मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो लगा दिया पहले। अब 6 का 6 6 जा 36, 3 6 9 जा 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57, 5760। ठीक है, प्लस 12 4 जा 48 और ये डबल जीरो लगा। सही हुआ भाई मल्टीप्लाई, कुछ गड़बड़ी ना हो। चलो तीनों को प्लस कर लो, एक जीरो यहाँ पे 60 है और ये 2 जीरो, तो ये 60 आ जाएगा पहले। उसके बाद थर्ड वाला 8 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 का 1 हो जाएगा, 2 बचा, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20। ये आ गया 2016। अब ये मैट्रिक्स के अंदर एक नंबर आ रहा, अपने को अमाउंट चाहिए, तो यूनिट मैट्रिक्स में अगर अपन इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं रुपीज 20160 मीन्स 20,160 रुपीज रिसीव्ड हो जाएंगे उस बुक शॉप को, अगर सारी बुक्स वो सेल कर देता है तो 20,160 रुपीज इतना अमाउंट आ जाएगा। बस दिस इज द आंसर। देखिए बड़े आराम से हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का या मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके अमाउंट कैलकुलेट कर, इसको कहते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बोल देता है। ऐसा बोला है तो आपको मैट्रिक्स का यूज करना है, दूसरी किसी मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तो आपका ये आ जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं होगा, मार्क्स आपके चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, ये 5 मैट्राइसेस है, आर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2/n। पहला वाला 2/n का है, 3/k, y वाला 3/k का है, 2/p, z वाला 2/p का है, w है n/3 का, और जो p है वो p/k का है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 21 एंड 22। तो 21 और 22 में करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो पहले 21 ले लेते हैं। 21 द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, एन के और पी ये 3 क्वांटिटी, इनके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन होगा या क्या किस रिलेशन से वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे वो
so that py plus wy will be defined. py plus wy, ये जो मैट्रिक्स होगा ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, फिर उसका सम है। ये मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो मैट्रिक्स जो डिफाइंड होगा वो किस कंडीशन के लिए, या के पी और एन की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला मैट्रिक्स डिफाइंड होगा। ठीक है, तो देखिए वही मैट्रिक्स को ले लेता हूं मैं। क्या मैट्रिक्स है? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ऐसा लिखा है। अब देखिए यहां पर इसके ऑर्डर को देखिए, पी का ऑर्डर क्या है? पी का ऑर्डर, ये पी लास्ट वाला है, तो पी का ऑर्डर क्या होगा? पी बाई के होगा। पी का ऑर्डर देखो, ये है आपका पी, फिफ्थ नंबर का 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, ये पी बाई के है, इसका ऑर्डर है पी बाई के, पी बाई के, पी का ऑर्डर। और वाई का ऑर्डर क्या है? वाई सेकंड नंबर पे है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। वाई का ऑर्डर है आपका 3 बाई के, ये है 3 बाई के का। ऐसे ही ये जो W है, W का ऑर्डर, W कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे है। W है आपका फोर्थ नंबर, इधर फोर्थ 1 2 3 और ये फोर्थ, n बाय 3 है। W का ऑर्डर है n बाय 3, और Y का जो ऑर्डर है वो क्या है? यही है 3 बाई के। ऐसा देख के आराम से मैंने ऑर्डर लिख दिया हूं। अब देखो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम के दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो 3 के इक्वल होगी 3 के इक्वल, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो, मतलब के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3। तो यहां से अपना एक रिजल्ट निकल गया, के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर होना चाहिए, तो पहले वाले का कॉलम के और दूसरे वाले की रो जो है 3 है, तो के इज इक्वल टू 3। अब ये वाले मैट्रिक्स को देखो, यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोनों का, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है, तो 3 इक्वल टू 3 है। यहाँ से अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, यहाँ से अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कोई इन्फॉर्मेशन। यहाँ से क्या मिल रही? 3 इज इक्वल टू 3 मिल रही, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है, मतलब कोई वैल्यू नहीं निकली है। अब इतनी चीज से यहाँ से अपने को एक फायदा हो गया कि के की वैल्यू निकल गई है, और ये 3 इज इक्वल टू 3 आया, इससे तो कुछ वही नहीं, मतलब सही है। अब देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स को जब अपन सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल, अब अपने को जो नया मैट्रिक्स पी वाई मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा? पी बाई के का मिलेगा। पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम के इक्वल मिलता है। तो ये जो अपने को पी वाई मैट्रिक्स यहाँ पे मिलने वाला है, पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा? पी बाई के मिलेगा, पी बाई के। पहले तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये देखिए अपन ने। अब अपने को जो नया मैट्रिक्स पी वाई मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा? इसकी रो और इसके कॉलम, पहले वाले की रो और दूसरे के कॉलम के बराबर मिलेगा, तो पी बाई के का मिलेगा। अब इतना ही ऑर्डर आपका ये वाले मैट्रिक्स का भी होना चाहिए, डब्ल्यू वाई का। अभी डब्ल्यू वाई का अपने पास में कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन, लेकिन डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होना चाहिए? जो ऑर्डर इसका रहेगा वही ऑर्डर इसका रहेगा। अब इसका ऑर्डर यहाँ से अगर अपन देखते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये एन बाय के का मिलेगा इसका, तो यहाँ पे मैं एन बाय के लिख देता हूँ, एन बाय के ऐसा मिलेगा आपको। अब देखो बीच में इक्वल टू का साइन लगा, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से पी बाय के किसके इक्वल होगा? एन बाय के इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हो जाए, पी बाय के और एन बाय होंगे कि नहीं होंगे इक्वल? देखो एक बार और बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपन ने पहले चेक कर लिया दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, के इज इक्वल टू 3 दिख रहा हो ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन का ये 3 इज इक्वल टू 3,
अब जब अपन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो पी वाई का क्या ऑर्डर मिलेगा, पी वाई के का मिलेगा। अब पीछे प्लस का साइन है तो दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा, तो मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। भाई डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या मिलेगा अपने को, इसकी रो और इसके कॉलम एन बाय के का मिलेगा। अब इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन पी बाय के इज इक्वल टू एन बाय के, एन बाय ऐसा है। अब देखो इसको कंपेयर करके, पी इज इक्वल टू एन और के इज इक्वल टू, तो के है, इसमें जितनी रो है उतनी रो उसमें होगी, इसमें जितने कॉलम उसमें रो। तो यहाँ से अपनी क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही, ये के इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू के तो कोई काम का ही नहीं है। पी इज इक्वल टू एन मिल गया अपने को, पी इज इक्वल टू, अपने पास में दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई। पी एन के इक्वल होना चाहिए और के 3 के इक्वल होना चाहिए। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो देखो के इज इक्वल टू 3 तो यहाँ दिख रहा और पी इज इक्वल टू एन आपको यहाँ दिख रहा। बाकी कोई भी चीज में ये नहीं आ रहा। के इज इक्वल टू 3 अपने को पहले ही पता चल गया था और पी इज इक्वल टू एन अपन ने निकाल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ऐसा आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा, चेक करना आपको, जैसा अपन जहां से इंफॉर्मेशन निकलती जाती है। एक के की वैल्यू निकल गई और अपन इसको सॉल्व करें, जो टेक्निक है अपने पास में सॉल्व करने की, तो उससे अपने को एक इन्फॉर्मेशन मिली पी इज इक्वल टू एन। आप देख लो पी इज इक्वल टू एन दिख रहा और के इज इक्वल टू 3 ये इसी ऑप्शन में दिख रहा। बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक और है इसका 22 नंबर का, इन्फॉर्मेशन यही है। इफ एन इज इक्वल टू पी दे दिया उसने, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन तो है एन इज इक्वल टू पी, ये गिवन है ना, गिवन। अब ले लेता हूं मैं जो मैट्रिक्स बोल रहा हूँ वो वाला, 7x माइनस 5y का ऑर्डर बोल रहा है। 7x, ये 7x माइनस 5, तो ये x का ऑर्डर कितना है यहाँ देख लो, ये x पहला वाला है 2 बाय एन है, x का ऑर्डर 2 बाय एन, लिख देता हूँ मैं 2 बाय एन, x का है 2 बाय एन। और z का कितना है, z है 1 2, थर्ड नंबर पे है z, थर्ड नंबर है 1 2 और ये 3, 2 बाय p, इसका ऑर्डर है 2 बाय है। अब देखो ये 7x वाला मैट्रिक्स है और ये 5z वाला मैट्रिक्स है, बीच में माइनस का साइन लगा है। दो मैट्रिक्स माइनस कब होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो ये वाला जो 2 बाय एन लिखा है ये 2 बाय पी के इक्वल होना चाहिए, तभी तो माइनस होगा। देयरफॉर 2 बाय एन इज इक्वल टू 2 बाय पी, ये दोनों ऑर्डर सेम होते हैं। अब इसको देखो, अब देखो ये 2 इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू पी, तो n इज इक्वल टू पी तो अपने को गिवन है और 2 2 के इक्वल होता ही है ना। अब यहां से p जो है, इस p को अपन n के इक्वल लिख सकते हैं या फिर अपन इस n को p के इक्वल लिख सकते हैं, ये आपको गिवन है। कंपेयर करेंगे तो वही आ जाएगा, n इज इक्वल टू पी, इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे। अब n को p लिख दो या फिर p को n लिख दो। तो ऑप्शन देखो कैसे दिए हुए, ऑप्शन में एक दिया हुआ है p बाय 2 दिया हुआ है, तो p तो पहले इसमें भी नहीं है, p बाद में है, इसमें भी p पहले नहीं है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब ये 2 बाय एन, 2 पहले, तो देखो 2 बाय एन ये दिख रहा है आपको और इधर 2 बाय पी दिख रहा, तो मैं ये वाले p को n लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 बाय एन इज इक्वल टू 2 बाय पी को लिख दो n, यहाँ लिख देते हैं सेंस n इज इक्वल टू पी, ये वाले p को मैंने n लिख दिया, लिख सकते हैं अपन, गिवन है अपने को n इज इक्वल टू p। अब देखो 2 बाय n इज इक्वल टू 2 बाय n आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये 2 बाय n। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 बाय n होगा, n बाय 3 नहीं होगा और p बाय n भी नहीं होगा, 2 बाय n आ गया। देख के कर रहे हैं अपन जो ऑप्शन दिए उसी को। पहले वाले में देखो p बाय 2 दिया था, तो p तो पहले है ही नहीं, इसमें भी p नहीं है, इसमें भी p नहीं है। अगर p पहले होता तो अपन ये वाले को बदल देते हैं, लेकिन 2 पहले तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। 2 बाय p, अब 2 बाय p नहीं आ रहा, ये 2 आ रहा और 2 के साथ में बाय में है ना आ रहा, तो अपन इस p को n लिख देते, ये p इजिकल टू n है तो मैंने p को n लिख दिया, तो 2 बाय n इजिकल टू 2 बाय, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय n। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, ऑप्शन
बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा।